हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल लेटेस्ट लर्न फार्मेसी। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, आज हम अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं बी फार्मेसी फिफ्थ सेमेस्टर का पहला सब्जेक्ट जो हमारा क्या है फार्माकोलॉजी सेकेंड। हालांकि ये हमारा नेक्स्ट टू नेक्स्ट सब्जेक्ट है, लेकिन सबसे पहले शुरुआत हम इसी की करेंगे। तो फार्माकोलॉजी में जो सबसे पहले यूनिट आती है उसका जो नाम है वो क्या है, फार्माकोलॉजी ऑफ द ड्रग्स एक्टिंग ऑन द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। तो इस यूनिट को समझने से पहले कुछ आपको ऐसी चीज़ें पढ़नी होंगी या स्ट्रेटजी ऐसी अपनानी होगी जिससे कि आपको ये पूरा सब्जेक्ट फार्माकोलॉजी इजी लगने लगे। क्योंकि कमेंट बहुत सारे आते हैं कि फार्माकोलॉजी बहुत हार्ड है, बहुत हार्ड है, लेकिन फार्माकोलॉजी में कुछ नहीं है, बस आपको कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ते चलना है। तो सबसे पहले मैं आपसे एक शेयर चीज़ करना चाहता हूँ कि आपको करना क्या है, किसी भी चीज़ को पढ़िए उसका पहले बेसिक पढ़िए। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे मैं आज आपको सीवीएस पढ़ाऊंगा, मतलब कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के बारे में आपको बताऊंगा। तो उसमें मैं आपको बताऊंगा हीमोडायनेमिक्स एंड इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी। तो उस चीज़ को जानने से पहले हम ये जान लें कि ये किस चीज़ पे आधारित है। इसका मतलब किस चीज़ पे आधारित, कि हमारे हार्ट। तो हार्ट के बारे में हमको सब कुछ जानना पड़ेगा। जैसे हमने एचएपी में पढ़ा हुआ है, ठीक है, पैथोफिजियोलॉजी में हमने पढ़ा हुआ है। तो हमने जो एचएपी में पढ़ा उसके जो डिसफंक्शन होते हैं, उसके जो डिजीज होते हैं, उसका पैथोफिजियोलॉजी में पढ़ा। तो उसी को हम एक बार क्या कर देंगे, फिर से रिपीट कर लेंगे, उसका रिवीजन कर लेंगे, उसके बाद ही हम इस फार्माकोलॉजी में आएंगे। तो आपको पहले करना क्या है कि आपको हार्ट का स्ट्रक्चर, उसके जो फंक्शन है उसको पहले देख लेना है। हालांकि मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि जो हार्ट होता है उसका जो स्ट्रक्चर होता है और उसका जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं उसके फंक्शन के बारे में एक एक। क्योंकि अगर आपको यहाँ पर ये चीज़ समझ में आ गया कि किस पार्ट का क्या काम होता है, तो आप इजीली पूरी की पूरी फार्माकोलॉजी समझ जाएंगे। केवल आपको क्या क्लासिफिकेशन में प्रॉब्लम होगी उसकी भी मैं आपको ट्रिक बता दूंगा। तो आपको करना क्या है कि पूरे वीडियो को अंत तक देखना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो स्टार्ट करते हैं हमारी पहली यूनिट। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन, मतलब कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम होता क्या है। तो द स्टडी अबाउट कार्डियो। कार्डियो का मतलब क्या होता है, कार्डियक। कार्डियक का मतलब क्या होता है, हार्ट। और वैस्कुलर का मतलब होता है विसरल ऑर्गन। एंड सिस्टम मतलब क्या होता है, एक मतलब कहने का क्या है, एक जिसको सामंजस्य बोला जाता है उस टाइप के एक सिस्टम। तो कहने का मतलब क्या है कि जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम होता है वो हार्ट की स्टडी के बारे में होता है, जिसमें कि हम हार्ट के एचएपी मतलब ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में जो हम पढ़ते हैं एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, उसका स्ट्रक्चर, फंक्शन, उसकी पैथोलॉजी, मेडिकेशन, डिजीज, डिसऑर्डर, ठीक है, ईटीसी के बारे में हम जो भी पढ़ते हैं वो हमारा आता है सीवीएस के अंतर्गत, जिसको बोलते हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। अब बात आती है, ये तो हम समझ ले कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। अब ये बात आती है कि हार्ट क्या होता है। जैसे देखो, हम बहुत आगे से नहीं जा रहे हैं, हम बहुत ही बेसिक से चल रहे हैं और बेसिक से चलते चलते हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट आता है हमारा कि हार्ट क्या है। तो सबसे पहले हमको जानना है कि हार्ट क्या होता है। हार्ट हमारा होता है एक वाइटल ऑर्गन। वाइटल ऑर्गन का मतलब क्या होता है कि जिसमें हमारे मसल्स होती हैं, कार्डियक मसल्स मिले होते हैं, मस्कुलर टिश्यूज है, जिसमें हल्का सा कुछ लिपिडिमिक हमारे पदार्थ होते हैं, उसको हम बोलते हैं वाइटल ऑर्गन। या वाइटल ऑर्गन इसको बोलते हैं जो आपके लिए एसेंशियल होते हैं, उनको भी वाइटल ऑर्गन बोलते हैं। तो हार्ट का काम क्या होता है सबसे पहले ये जान लेते हैं। तो ये हो गई हमारी थ्योरी की बातें, ठीक है। अब जो काम होता है, क्या होता है, हीमोडायनेमिक्स क्या होता है, इस सबको हम क्या समझेंगे एक थोड़ा सा स्ट्रक्चर के बारे में। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने एक हार्ट का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। ज़्यादा अच्छा नहीं बनाया हुआ है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए जो भी बना पाया मैं वो बनाया हूँ। तो ये हमारा एक हार्ट है। हार्ट का काम क्या होता है, ब्लड को पंप करना। इसका मतलब क्या है कि वो आपके डिफरेंट ऑर्गन से, जैसे आपके आई से, ब्रेन से, लेग से, ठीक है, किसी मतलब हड्डियों में से और जैसे आपके खून में से। तो ये क्या करता है कि वहाँ से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, जो कि गंदा खून जिसको आप बोलते हैं, कि उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे आप क्या करते हैं ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। तो आप कुछ चीज़ें ऐसे मटेरियल खाते हैं, जैसे डाइजेशन होता है तो उसमें से कुछ वेस्ट मटेरियल होता है, इफॉर्वेसेस बनता है उसमें से आपके कार्बन डाइऑक्साइड निकलते हैं। तो वो सब कहाँ पर जाती है, आपके ब्लड में डिजॉल्व हो जाती है। अब अगर वो गंदा ही रह गया, अगर खून वो मतलब आप मान लीजिए ऐसा कि अगर वो गंदा खून आपके सिस्टमिक सर्कुलेशन में पड़ा रह गया, तो आपको क्या टॉक्सिसिटी कॉज हो जाएगी, जिसकी वजह से आपकी वहाँ पे ऑन स्पॉट डेथ हो जाएगी। और प्रचुर मात्रा में मतलब सफिशिएंट अमाउंट में आपको ऑक्सीजन जो आपके डिफरेंट टिश्यू के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है वो नहीं मिल पाएगा। तो ये हमारा एक हार्ट का स्ट्रक्चर है। आइए हम इसके थोड़े थोड़े छोटे छोटे फंक्शंस के बारे में जान लेते हैं कि कहाँ पर क्या होता है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अपने हीमोडायनेमिक्स के ऊपर। तो सबसे पहले जो इसमें पार्ट आता है हमारा क्या आता है, सुपीरियर वेना कावा, जो कि यहाँ पर लगा हुआ है, ठीक है। ये सुपीरियर वेना कावा है और नीचे आप देख सकते हैं इन्फीरियर वेना कावा। दोनों का काम एक होता है, लेकिन डिफरेंट क्या होता है, जो इन्फीरियर वेना कावा होता है वो लोअर लिम्ब से ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को मतलब अपने आर्टरियम के अंदर डालता है, और जो सुपीरियर वेना कावा होता है वो क्या करता है, जो अपर लिम्ब होते हैं वहाँ से जितने भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होती है वहाँ से वो कैरी करके क्या करता है हमारे इस राइट एट्रियम में जाके छोड़ देता है। तो जो सुपीरियर वेना कावा होता है वो क्या करता है, डीऑक्सीजनेटेड
ब्लड, वो भी अपर लिंग से। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपके हेड मतलब ब्रेन से, आई से, गले मतलब नेक से, अपर लिम्ब से क्या करता है कि लेफ्ट चैम्बर, इस चैम्बर में जाके इस एट्रियम में, राइट एट्रियम में लाके वो छोड़ देता है। तो ये होता है हमारा सुपीरियर वेना कावा का फंक्शन। अब यहाँ पर देखिए सुपीरियर नोड लिखा हुआ है, ये हमारा क्या है सुपीरियर नोड। अब देखिए यहाँ पे इस सुपीरियर नोड को आपको समझना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम CHF पढ़ेंगे, ठीक है, तो CHF में हमारा वही मतलब आता है कि सुपीरियर नोड का सबसे बड़ा वहाँ पे रोल होता है। तो सुपीरियर नोड होता है वो क्या करता है, जैसे आपको चलने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसी तरह हार्ट को धड़कने के लिए कुछ इम्पल्स मतलब इलेक्ट्रिकल चार्जेस की जरूरत होती है। जो क्या करता है कि सुपीरियर नोड मतलब जिसको SA नोड भी बोलते हैं, सुपीरियर नोड या सुपीरियर एट्रिकुलर नोड भी बोलते हैं, या साइनो एट्रियम नोड भी इसको बोलते हैं, जो क्या करता है कि हार्ट को पंप करवाता है। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ और समझिए, अगर ये चीज़, ये मतलब जो पंप है वो बहुत तेज़ी से हुआ, मतलब क्या मतलब कहने का क्या, बहुत तेज़ी से दमन मतलब क्या हो रहा है कि बहुत तेज़ी से धड़कने लगा, संकुचन इसका बहुत ज़्यादा डायलेशन, बहुत ज़्यादा कंट्रैक्शन होने लगा, तो क्या होगा कि ब्लड का जो फ्लो रेट होगा वो बढ़ जाएगा। और ब्लड का फ्लो रेट बढ़ जाएगा तो इसका मतलब क्या है कि आपको कोई ना तो कोई डिसऑर्डर हो जाएगा। उसके बाद अगर यही साइनो आर्टेरियल नोड या साइनो आर्टेरियल या SA नोड जिसको बोलते हैं, उसका जो प्रेशर होता है वो घट जाए, तो ठीक है, तो क्या जाए, जब घट जाएगा तो ये ब्लड को प्रचुर मात्रा में आगे नहीं भेज पाएगा, या कॉन्ट्रैक्ट मतलब कहने का क्या है अपने अंदर नहीं ले पाएगा। अब चूंकि यहाँ पर जब ब्लड आएगा ही नहीं, ठीक है, यहाँ से जब ब्लड जाएगा ही नहीं, बहुत धीरे धीरे जाएगा, तो यहाँ से ब्लड आएगा भी नहीं, तो इससे फर्क क्या पड़ेगा कि जो आपकी बॉडी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की जो मात्रा होगी वो बढ़ जाएगी। इसी को बोलते हैं CHF, जो कि अभी जब हम पढ़ेंगे ड्रग्स यूज इन द CHF तो उसके बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आपको सुपीरियर नोड के बारे में पता चल जाएगा कि क्या करता है कि इलेक्ट्रिक इम्पल्स के लिए ये क्या करता है, एक इनिशिएटिव होता है। कहने का मतलब क्या है कि उसको इनिशिएट करता है एंड स्टिमुलेट द कॉन्ट्रैक्शन, और यही करता है हमारी जो हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन होता है इसी के कारण होता है। उसके बाद ये जो आपको पल्मोनरी वेन दिख रही है, ये पल्मोनरी वेन यहाँ का पार्ट नहीं है, ये इस साइड का पार्ट है, क्योंकि ये हार्ट का एक अग्रभाग दिखाया हो इसलिए यहाँ पे बना दिया गया है। तो इसको अभी हम आगे चल के डिस्कस करते हैं। अब आता है राइट एट्रियम। ये वाला जो चैम्बर आप देख रहे हैं, ये पूरा चैम्बर क्या है, हमारा राइट एट्रियम है। अब राइट एट्रियम का काम क्या होता है कि ये जितने भी हमारे ब्लड मतलब हमारे बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड थ्रू दी सुपीरियर वेना कावा एंड इन्फीरियर वेना कावा से होकर के आता है, वो यहाँ पर स्टोर हो जाता है। तो ये हमारा होता है राइट एट्रियम का काम। ठीक है, अभी आगे चलते हैं, इसके बारे में भी और भी आगे जानते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आर्टेरियो वेंट्रिकुलर नोड लगा हुआ है। ठीक है, तो आर्टेरियो वेंट्रिकुलर नोड का मतलब क्या होता है कि टू कनेक्ट द इलेक्ट्रिकल सिस्टम टू आर्टेरिया एंड द वेंट्रिकल्स। अब देखिए ये चीज़, देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है, ऐसे नोड को आपको दिखाया हुआ है कि यहाँ से इसको जोड़ा हुआ जो कि क्या आर्टेरियो वेंट्रिकल नोड है। अब जब यहाँ पे कंडक्शन होगा तो यहाँ भी कंडक्टेंस होगा, यहाँ भी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जनरेट होंगे, जिसके वजह से यहाँ भी संकुचन होगा। और यहाँ के अगर हम इसकी इन्फीरियर स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो इसी हार्ट में, तो यहाँ से हमारी एक पाइपलाइन गई होती है, ठीक है, जो क्या करता है कि यहाँ से जाके जुड़ा होता है, मतलब अपने हमारी वेंट्रिकल्स में आके जुड़ जाता है। और इसी के कारण से क्या होता है, ये हमारे वेंट्रिकल्स पंप करना स्टार्ट करते हैं। इसी के कारण इन पूरे हार्ट में सामंजस्य बना रहता है। तो आर्टेरियो वेंट्रिकुलर नोड का काम क्या होता है कि वो जो हमारे सुपीरियर मतलब SA नोड होता है उससे ज्वाइंट होता है, और एट्रियम और वेंट्रिकल को क्या करता है, एक कंडक्शन या स्टिमुलेशन प्रदान करता है। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व। अब देखिए ये ट्राइकस्पिड वाल है, यहाँ से आपका ब्लड आ गया सुपीरियर वेना कावा से या इन्फीरियर वेना कावा से आपके राइट एट्रियम में आपका ब्लड आ गया। अब राइट एट्रियम में ब्लड आने के बाद उसको वो कहाँ पर जाएगा, आपका राइट वेंट्रिकल में जाएगा। अब राइट वेंट्रिकल में जाएगा कहाँ से, ट्राइकस्पिड वाल्व। ठीक है, अब ये जो ट्राइकस्पिड वाल्व होता है, अगर ये होता क्यों है कि इस वेंट्रिकल से मतलब इस राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड है वो ऊपर की तरफ फिर से ना जा पाए। ठीक है, अब ऊपर की तरफ जैसे जाने की कोशिश करेगा, ये जो वाल्व होगा वो बंद हो जाएगा, अब ऊपर से जाएगा ही नहीं और केवल नीचे को खुल जाएगा। तो यही होता है हमारा ट्राइकस्पिड वाल्व। ये क्या करता है, एक बैरियर की तरह काम करता है राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल के बीच में। तो ये हो गया आपका ट्राइकस्पिड वाल्व। अब वहाँ पर इसके बाद आता है राइट वेंट्रिकल। अब राइट वेंट्रिकल में क्या होता है कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो राइट एट्रियम से आपका राइट वेंट्रिकल में आ जाता है। अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ से आपके वेन से होकर आर्टरीज से होकर के ये लंग्स में जाएंगे, जो कि हम रेस्पिरेटरी सिस्टम में देखेंगे। यहाँ पर हमारा काम क्या है, बस हार्ट के कंडक्शन, रिलैक्सेशन, एक्शन पोटेंशियल ETC को समझना। और देखिए यहीं पर हम जो ब्लड का फ्लो हो रहा है वो भी समझ रहे हैं, कैसे कि सुपीरियर वेना कावा से आया, राइट एट्रियम में गया, फिर हमारे
राइट वेंट्रिकल में गए, ये हमारी क्या है, हमारी एक टाइप की जो आप हीमोडायनेमिक्स आपका जो पहला पार्ट है उसको हम भी यहीं पर डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा होगा राइट वेंट्रिकल क्या करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी आउट करता है। ये जो अल्टा होता है, अल्टा का जो काम होता है वो बाद में आता है। अब यहाँ पर आते हैं हम। ठीक है, ये आपका क्या है, सेप्टम, ये भी समझ लीजिए पहले, क्योंकि सेप्टियल जो होता है, जो मायोकार्डियल इन्फेक्शन या रिदमिक हो जाता है, एंटी रिदमिक जब ड्रग आप पढ़ेंगे तो उसमें भी सेप्टम का बहुत ज़्यादा यूज होगा, और परकिंजन फाइजन का। जो ये सेप्टम होता है, ये सेप्टम इन वेंट्रिकल मतलब राइट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट एट्रियम को क्या करता है, आपस में सेपरेट रखता है, जिसके वजह से इसका ब्लड इसमें ना जाए, इसका ब्लड इसमें ना जाए। इसी को बोलते हैं सेप्टम। सेप्टम का काम क्या होता है, एक बैरियर बना देना कि दोनों वेंट्रिकल को क्या करे कि मतलब दूर दूर रखे, ज़्यादा पास में आने की कोशिश ना करें। उसके बाद ये फाइबर्स आपको दिख रहे हैं, इसको बोलते हैं परकिंजे फाइबर्स। और ये परकिंजे फाइबर्स क्या करते हैं कि जो इस हार्ट के रिदम होता है, रिदम का मतलब आप समझ सकते हैं कि आप एक रिदम से काम करते हैं, मतलब आप एक लयबद्ध, मतलब इसकी लयबद्धता होती है जिसको आप रिदम करते हैं, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और जब इन्हीं परकिंजन फाइबर में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, या इनका कुछ हार्स हो जाता है, या इसमें कुछ अलग से मतलब कहने का क्या है, इसमें कटआउट वटआउट वगैरह हो जाता है, सीधा मान लीजिए कि इसमें कटआउट हो जाता है, तो क्या होता है कि आपका जो हार्ट का रेट होता है वो रिदम से नहीं चल पाता है और आपको एंटी एरिथमिक ड्रग लेनी पड़ती है। उसके बाद आइए ऊपरी पार्ट में हम देखते हैं, ये हो गई आपकी पल्मोनरी वेंस। ठीक है, तो आपसे कि आप समझ सकते हैं जो पल्मोनरी वेंस, अब यहाँ पर आपने देखा कि राइट वेंट्रिकल से डायरेक्ट हमारा जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लंग्स में चला गया, और लंग्स में क्या हो जाएगा, वो डीऑक्सीजनेटेड से ऑक्सीजनेटेड में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो हमारी CO2 होगी हम श्वसन प्रक्रिया के द्वारा उसको बाहर कर देंगे। अब देखिए, अब बात आती है कि जो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो तो ऑक्सीजनेटेड हो गया, लेकिन वो हार्ट में आए कैसे, क्योंकि उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारा मतलब पूरे बॉडी में नहीं देता है, वो क्या करता है, केवल उसको ऑक्सीजनेट करता है, लेकिन उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को आपको डिफरेंट टिश्यू में पहुंचाना है, आपके बॉडी के हर एक पार्ट में पहुंचाना है, तो उसके लिए यहाँ पर एक होती है पल्मोनरी वेंस। अब ये पल्मोनरी वेंस क्या करेंगी, जो हमारे लंग्स में ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को अंदर अपने से होते इस रास्ते से गुजरते हुए यहाँ से लेफ्ट एट्रियम में आ जाएगी। अब लेफ्ट एट्रियम में आ गई तो इसका मतलब लेफ्ट एट्रियम में आपका क्या है, यहाँ पे कौन मौजूद है, यहाँ पर आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पे मौजूद है। अब बात आती है कि इसको आपको डिफरेंट मतलब बॉडी में जाना है तो कैसे जाएगी। अब यहाँ पे राइट एट्रियम में आ गई, यहाँ पर आपका लगता है मिट्रल बॉन्ड, जिसको बोलते हैं हम बाइकस्पिड वाल्व। अब ये बाइकस्पिड वाल्व का जो काम होता है वो होता है कि आर्ट्रियम से ब्लड हमारे वेंट्रिकल में चला जाए और वेंट्रिकल से ब्लड हमारा एट्रियम में ना जा पाए, इसका काम होता है बाइकस्पिड वाल्व का, जिसको मिट्रल वाल्व के नाम से भी जानते हैं। अब इस आर्ट्रियम में से ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है, इस बाइकस्पिड वाल्व के थ्रू से आपके वेंट्रिकल्स में आ जाता है, और वेंट्रिकल्स के थ्रू ऑल्टा के माध्यम से, जैसे यहाँ पर आपको एक ऑल्टा यहाँ पे दिख रहा है, ये ऑल्टा दिख रहा है, और यहाँ पर हमारी आर्टरीज लगी हुई है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करते हैं, कैरी आउट करके क्या करती है, आपके पूरे होल बॉडी में ट्रांसफॉर्म कर देती है। ये आपका हो गया जनरल इंट्रोडक्शन हार्ट के बारे में। मैंने आपको यहाँ पे हार्ट की पूरी समझा दिया। इसी को आप हीमोडायनेमिक्स, जैसे आप एग्जाम अभी मैं आपको हीमोडायनेमिक्स बताने वाला हूँ, लेकिन अगर आप बाई चांस हीमोडायनेमिक्स का कॉन्सेप्ट भूल जाते हैं तो आप सेम यही चीज़ वहाँ पे लिख दीजिएगा। एग्जामिनर आपको अगर 7 नंबर का आया है तो 4 नंबर आसानी से दे देगा, क्योंकि यही होता है हीमोडायनेमिक्स। और हीमोडायनेमिक्स का मतलब क्या होता है ये भी आइए हम जान लेते हैं इसी वीडियो में। और इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी थोड़ी वीडियो लंबी जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। अब आइए देखिए हीमोडायनेमिक्स होता क्या है। सबसे पहले आप काम क्या कीजिए, हीमोडायनेमिक्स को 2 पार्ट में तोड़ दीजिए, एक हीमो एक डायनेमिक। तो चूंकि आप जानते हैं कि डायनेमिक का मतलब क्या होते हैं, ऐसी चीज़ें जो लगातार गति करती हों। जैसे आप क्या होते हैं कि डायरेक्ट चलते रहते हैं तो वो क्या आपके डायनेमिक पोजीशन, मतलब उसको गतिज भी बोलते हैं, मतलब आप हमेशा गतिमान रहेंगे। डायनेमिक का मतलब समझिए गतिमान, और हीमो से मतलब हीमोग्लोबिन से मतलब समझिए ब्लड, मतलब जो ब्लड का फ्लो होता है उसकी रेट होती है, उसका टोटल अमाउंट होता है, वो कितने स्पीड से जा रहा है, कितना प्रेशर एक्सक्रेटेड कर रहा है, कितना प्रेशर नहीं कर रहा है, इस सब की स्टडी को आपको बोलते हैं हीमोडायनेमिक्स। तो हीमोडायनेमिक्स इज द स्टडी ऑफ द हार्ट डायनेमिक्स। सीधा बोल सकते हैं कि इसको आप हार्ट के डायनेमिक्स भी बोल सकते हैं, या जो ब्लड फ्लो की जो डायनेमिक्स होती है उसको भी बोल सकते हैं। तो हीमोडायनेमिक्स इज द स्टडी ऑफ द डायनेमिक्स ऑफ द ब्लड फ्लो थ्रू ऑफ द वेस्कुलर सिस्टम, मतलब कितने रफ्तार में, कितने प्रेशर से, कितने अमाउंट में, कितने टाइम में हमारा कितना ब्लड फ्लो हुआ हमारे हार्ट से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में, इसी को बोलते हैं हीमोडायनेमिक्स। अगर इसको आप सिंपल में समझना हो
तो दिल्ली से कलकत्ता जाने में उस ब्लड को कितना समय लगा, कितने अमाउंट में गया, कितने प्रेशर पे गया, कितने रफ्तार से गया, इसको बोलते हैं हम हीमोडायनेमिक्स। दिल्ली कलकत्ता की बात अलग है। एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको बताया आपके डिफरेंट टर्म का, जैसे आपको नागपुर से कानपुर मतलब कान से नाक में ब्लड को पहुंचने में कितना टाइम लगा, कितना एनर्जी लगी, इन सबको हम बोलते हैं हीमोडायनेमिक्स। तो उससे पहले हमको समझना चाहिए ब्लड फ्लो क्या होता है। तो ब्लड फ्लो का मतलब क्या होता है कि जो आपके आर्टरीज में, वेन्स में जो हमारे ब्लड होती हैं उसका जो फ्लो रेट होता है उसको बोलते हैं ब्लड फ्लो। द अमाउंट ऑफ द ब्लड दैट फ्लो थ्रू द वेजल्स, वेजल्स में आपके जैसे आर्टरीज भी आ जाते हैं, वेन्स भी आ जाते हैं, इन अ गिवन पीरियड टाइप, मतलब 1 मिनट में आपका 2 ml ब्लड पूरे बॉडी में सर्कुलेट हो गया, उसको बोलते हैं ब्लड फ्लो। एंड जो टोटल ब्लड फ्लो की जो रेट होगी या जो उसका अमाउंट होगा वही आपका कार्डियक आउटपुट आएगा। कार्डियक आउटपुट का क्या मतलब, जैसे आपका 72 बार दिल धड़कता है उसी को बोलते हैं कार्डियक आउटपुट। अब इसके कुछ मतलब फोर्सेस होते हैं, इसमें कौन कौन से फोर्सेस इन्वॉल्व होते हैं। तो फोर्सेस इन्वॉल्व इन द हीमोडायनेमिक्स, तो सबसे पहला जो फोर्स होता है वो क्या होता है, काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी प्रोवाइड बाय दी कार्डियक पंप। देखिए काइनेटिक का मतलब क्या होता है, स्थिति, मतलब कोई ब्लड एक जगह पर स्थित, तो ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो जब ब्लड हमारा एक जगह पर है उसको धकेलने के लिए जितनी एनर्जी की आवश्यकता होती है, उसको फ्लो करवाने के लिए जितनी आवश्यकता की मतलब जितने बल की आवश्यकता, जितनी फोर्स की आवश्यकता होती है, उसी को हम बोलते हैं हीमोडायनेमिक्स के अंतर्गत काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ से जितने अमाउंट में कार्डियक पंप के द्वारा काइनेटिक एनर्जी से पोटेंशियल एनर्जी में या काइनेटिक स्थिति से पोटेंशियल स्थिति में या डायनेमिक स्थिति में उस ब्लड को ले जाने के लिए जितने डायनेमिक मतलब जितने फ्लो, प्रेशर, टाइमिंग की आवश्यकता होती है वो हमारा क्या करता है, कार्डियक पंप स्टिमुलेट करता है, वो हमारी आगे बढ़ती है। दूसरा हमारा जो मतलब फोर्स आता है वो होता है ग्रेविटी। अब ग्रेविटी का क्या वर्क है, जैसे देखिए ग्रेविटी का मतलब क्या है, जैसे ऊपर से तो नीचे ब्लड इजीली आ जाएगा, ठीक है, लेकिन जब उसको नीचे से ऊपर की तरफ जाना होता है तब उसको प्रॉब्लम होगी। क्यों? क्योंकि नीचे पृथ्वी पर हमारी ग्रेविटी है, तो वहाँ पे उसको थोड़ा एक्स्ट्रा वर्क काम करना पड़ता है। ठीक है, तो इसीलिए जो हमारा होता है कि हम कहते हैं कि जो आर्टरी और वेन में जो प्रेशर होता है वो दोनों अलग अलग होता है। क्यों? क्योंकि जो हमारे सुपीरियर वेना कावा में जो ब्लड जाता है वो हमारे ऊपर से आता है, तो उसका तो ग्रेविटी से कोई लेना देना नहीं रहता ज़्यादातर, लेकिन जो इन्फीरियर वेना कावा से हमारा जो ब्लड हमारे राइट एट्रियम में जाता है वो उसके पे ग्रेविटी का इफेक्ट होता है, जिसके कारण से जो उसकी रेट होती है वो कम होती है। तो अगर आपके एग्जाम में ऐसा पूछा जाए कि अपर लिम्ब की जो ग्रेविटी होगी वो ज़्यादा होगी या लोअर लिम्ब की जो ग्रेविटी होगी वो ज़्यादा होगी, तो आपको लोअर लिम्ब पर ही बताना होगा और इसी की बेसिस पे कोई भी कॉन्सेप्ट पूछा है तो आपको वहाँ पे लिख देना होगा। तीसरा आता है हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। ठीक है, तो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर क्या होता है कि एक लिक्विड का प्रेशर होता है जो कि उसको एडजस्ट बॉडी, मतलब जैसे एग्जांपल के तौर पे एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने में उसको कितना प्रेशर लगा, कितने प्रेशर पे, जैसे आपने बर्नौली थ्योरम पढ़ा होगा फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग में, तो सेम उसी प्रकार से। उसके बाद प्रेशर ग्रेडियंट, मतलब यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना प्रेशर लगा, और जब यहाँ पर अगर वो 40 की रफ्तार से जा रहा तो यहाँ पे पहुँचा तो 20 की रफ्तार से हो गया या 60 की रफ्तार से हो गया, इसी को बोलते हैं प्रेशर ग्रेडियंट, मतलब उसके प्रेशर में लगातार चेंजेस होना, इसको बोलते हैं प्रेशर ग्रेडियंट। तो ये हो गई हमारी थोड़ी हीमोडायनेमिक्स के फोर्सेस के बारे में। अब आता है कुछ फैक्टर्स के बारे में, मतलब जो हीमोडायनेमिक्स होता है, मतलब जो ब्लड का फ्लो होता है वो आपकी बॉडी के अंदर, उससे कुछ फैक्टर। तो सबसे पहले आता है सेल्फ फैक्टर। देखिए इतना चीज़ आपको लिखना है, बाकी आप हीमोडायनेमिक्स जितना भी है, कहाँ से ब्लड कहाँ जाता है मैं आपको बता चुका हूँ, इसको आप अपने कॉन्सेप्ट से भी लिख सकते हैं, और जो आपको नोट्स अपलोडेड होगी वो नोट्स में भी आप इजीली वहाँ पे पढ़ सकते हैं। तो इसमें सेल्फ फैक्टर का मतलब क्या होता है कि ब्लड के द्वारा खुद बनाया गया हुआ। तो सबसे पहला आता है इनर्शियल मास, मतलब जो ब्लड है वो आपका ज़्यादा मास का तो नहीं, मतलब गाढ़ा, जैसे एग्जांपल के तौर पे डायबिटीज है आपको, नहीं है, किसी को है, नहीं है, हाँ आपके घर में है, हाँ, तो आप देखते होंगे जब वो मेटफॉर्मिन खाते हैं तो उनका जो ब्लड होता है वो गाढ़ा हो जाता है, जिसके वजह से उनको क्या होता है, अचानक से हार्ट फेल हो जाता है। कैसे हो जाता है? इसी के कारण से होता है कि जो वो मेटमॉर्फिन खाते हैं, मेटमॉर्फिन खाने के कारण उनका जो ब्लड होता है वो थिक हो जाता है, और उसका जो मास होता है, मास का मतलब वजन होता है, वो ज़्यादा बढ़ जाता है, और उस हार्ट को, मतलब अपने हार्ट को, उस ब्लड को पंप करने के लिए एक्स्ट्रा प्रेशर की आवश्यकता होती है, जिसके कारण से आपका जो हार्ट होता है वो फेल हो जाता है और ऑन स्पॉट आपकी डेथ हो जाती है। तो इसलिए इनर्शियल मास है, ये आपका पहला फैक्टर। दूसरा फैक्टर होता है तो वॉल्यूम ऑफ द ब्लड, मतलब कितने वॉल्यूम में ब्लड वहाँ पर है, अगर कम में है तो कम की जरूरत, ज़्यादा में है तो ज़्यादा होगा। तो ये होता है हमारे क्या, सेल्फ फैक्टर अफेक्टिंग हीमोडायनेमिक्स। उसके बाद आते हैं विस्कोसिटी।
इनर्शियल मासेस एंड विस्कोसिटी कुछ दोनों में आपस में रिलेट करते हैं, ठीक है। तो वही विस्कोसिटी, अगर आपका ब्लड ज़्यादा विस्कस होगा तो प्रेशर ज़्यादा लगने की आवश्यकता होगी, तो आपका जो कार्डियक एक्सपिरेशन होगा वो ज़्यादा हो जाएगा। तो ये हमारे होता है सेल फैक्टर। अब अदर फैक्टर के बारे में बात करें, जैसे साइज ऑफ द ब्लड वेजल्स, मतलब जो उसमें हीमोग्लोबिन है, जो भी उसमें सॉलिड पार्टिकल्स पाए जाते हैं उसका साइज क्या है। साइज बड़ा है तो उसकी जो रेट होगी वो कम हो जाएगी, और जब साइज छोटा है तो उसकी जो रेट होगी वो ज़्यादा हो जाएगी। कंडीशन ऑफ द ब्लड वेजल, मतलब जो ब्लड वेजल्स है उसकी कंडीशन क्या है। कहने का मतलब क्या है, जैसे ये ब्लड वेजल्स है, ये ज़्यादा संकरी पतली तो नहीं है, या ज़्यादा फैली हुई तो नहीं है। अगर पतली होगी तो प्रेशर ज़्यादा होगा, अगर वो फैली होगी तो इसका मतलब वहाँ पर प्रेशर कम होगा। उसके बाद स्मूथनेस ऑफ द ल्यूमन, मतलब जो ल्यूमन होता है उसका स्मूथनेस कितना स्मूथ है। उसके बाद इलास्टिसिटी ऑफ द मसल्स, मतलब जो मसल्स में इलास्टिसिपन है। इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है कि उसमें कितने फाइबर्स हमारे उपस्थित है, इसके ऊपर भी। एंड डिस्टिंगेशन ऑफ द ब्लड, एंड डिस्टिनेशन ऑफ द ब्लड, ये हमारे होते हैं अदर फैक्टर। उसके बाद आता है ब्लड प्रेशर। अब इसी हमारे मतलब जो हीमोडायनेमिक्स होता है इसी से ब्लड प्रेशर। आपने ब्लड प्रेशर में डायस्टोल सिस्टोल पढ़ा होगा, HAP में भी पढ़ा होगा, आपने पैथो में भी पढ़ा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं उस डायस्टोल को ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, बस आपको एक चित्र के माध्यम से समझा देता हूँ। एक मिनट, जैसे कि ये देखिए यहाँ पर ये हार्ट है, तो बहुत लोग कहते हैं कि डायस्टोल सिस्टोल का मतलब होता है कि ये जो हार्ट पूरा है ये एक बार में संकुचन हुआ, इसका मतलब डायस्टोल, और ये बाहर हुआ, इसका मतलब सिस्टोल। लेकिन ये बिल्कुल गलत है। ये होता है हमारे जो राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल का जो संकुचन होता है और जो कॉन्ट्रैक्शन होता है, जो डायलेशन होता है, इसके ऊपर हमारा डायस्टोलिक सिस्टोलिक निर्भर करता है, ना कि पूरे हार्ट के ऊपर, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सिस्टोलिक और डायस्टोलिक कैसे आप नापेंगे, किससे नापते हैं, तो आप सीधा बोलिए कि लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के हिसाब से ही हम डायस्टोल सिस्टोल बताते हैं। तो ये इस चीज़ के लिए काफ़ी चीज़ें, बहुत लोगों ने इसके लिए बहुत सारी मिस्टेक्स है, इसलिए मैंने यहाँ पे बता दिया। अब ब्लड प्रेशर क्या होता है, द डिनोटेड प्रेशर, मतलब प्रेशर को डिनोट कर देंगे कि इन आर्टरी वाल पे कितना प्रेशर लग रहा है, मतलब जो इसमें से ब्लड का फ्लो हो रहा है, ठीक है, उस ब्लड का वो ब्लड इस आर्टरीज पे कितना प्रेशर डाल रही है, इसी को बोलते हैं ब्लड प्रेशर। एंड जो ब्लड प्रेशर होता है वो आर्टरीज में हायर होता है और वेन्स में लोअर होता है। ये आपके जीपेट के लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे मिल गया है, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए कि आर्टरी में जो ब्लड प्रेशर होता है वो ज़्यादा होता है और जो वेन्स में होता है वो कम होता है। अब यहाँ पर एक फार्मूला भी आपको एग्जाम में लिखना होगा, मीन आर्टीरियल प्रेशर। मीन आर्टीरियल प्रेशर का मतलब क्या होता है, एवरेज ब्लड प्रेशर इन द आर्टरीज, मतलब जो आर्टरीज में ब्लड प्रेशर उसका कुछ एवरेज आपको निकालना होगा। मैप का मतलब मीन आर्टीरियल प्रेशर इक्वल टू डायस्टोलिक। डायस्टोलिक मान लीजिए आपका यहाँ पर 80 आया, तो 80 प्लस सिस्टोलिक आपका 120 आया, 120 लिख दिया, माइनस डायस्टोलिक बटा 3। अब इसी को आप कैलकुलेट कर लेंगे, नियर अबाउट 93-94 आएगा, तो उसी को बोलेंगे आप मीन आर्टीरियल प्रेशर। तो आपको उस रिपोर्ट में लिख कर देना होगा कि इस पेशेंट का जो मीन आर्टीरियल प्रेशर है वो 93 है। तो ये होता है आपका हीमोडायनेमिक्स। उसके बाद इसमें नेक्स्ट टॉपिक आता है इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी ऑफ द हार्ट। तो ठीक है, इस इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी ऑफ द हार्ट में आपका एक टॉपिक अभी आने वाला है फेजेस के बारे में, जो कि इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, उसको हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं कि इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी का मतलब होता है क्या है और इसका यथार्थ मतलब क्या होता है। तो इलेक्ट्रो से मतलब होता है इलेक्ट्रिकल, एंड फिजियोलॉजी ऑफ द हार्ट का मतलब होता है एक्शन पोटेंशियल, जैसा कि आप जानते हैं। तो इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रा रिलेटेड टू द एक्शन पोटेंशियल। एक्शन पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, ध्रुवीकरण एंड विध्रुवीकरण, मतलब जो आयन का एक्सचेंज होता है, मतलब किसी भी आयन का चाहे इन्फ्लक्स होता है, इफ्लक्स होता है, इसी वगैरह को हम क्या बोलते हैं, एक्शन पोटेंशियल, जिसकी वजह से वहाँ पे कुछ एनर्जी जनरेट होती है और वो जो हमारे मसल्स है वहाँ पर स्टिमुलेट कर जाते हैं। इसीलिए हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी ऑफ द हार्ट। और इसी इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी ऑफ हार्ट को आप जब ECG करवाते हैं, मतलब इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ या इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम करवाते हैं, तो यहाँ पर इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी ही ज़्यादातर वहाँ पे की जाती है। तो इसका आप कॉन्सेप्ट समझिए। यहाँ पे क्या बात होती है, एक्शन पोटेंशियल की। तो एक्शन पोटेंशियल के लिए आपको ज़रूरत किसकी पड़ती है कि कुछ वहाँ पे स्टिमुलेंट हो। स्टिमुलेंट का मतलब क्या होता है, कोई उस हार्ट को स्टिमुलेट करे, वहाँ पे कुछ धक्का दे, तो उसको बोलते हैं पेसमेकर। जैसे कि मैंने आपको बताया साइनो एट्रियल नोड, SA नोड एंड AB नोड के बारे में आपको बताया, जैसे कि वो क्या करते हैं, हार्ट को एक प्रेशर प्रदान करते हैं, जिसका वजह से जो हार्ट होता है ब्लड को पंप करता है और वहाँ पर संकुचन की प्रक्रिया, मतलब कहने कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन की प्रक्रिया पूरी होती है। तो वही
होता है हमारा इलेक्ट्रो, मतलब कहने का क्या है कि उस पेस मेकर ने कितने अमाउंट में प्रेशर दिया और वहाँ पे उस प्रेशर के कारण कितने अमाउंट में एनर्जी उत्पन्न हुई। एनर्जी का मतलब क्या, करंट, करंट का मतलब इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक से हमारा एक्शन पोटेंशियल। तो इसी टाइप से वहाँ पे कितने मात्रा हमारी इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स या बिजली वहाँ पे प्रेजेंट हुई या उत्पन्न हुई, तो इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी ऑफ द हार्ट। और उसका इफेक्ट आपके उस बॉडी ऑर्गन पे, उस कार्डिक मसल सेल्स पे क्या हुआ, इसी को पढ़ते हैं इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी ऑफ द हार्ट में। और इसका मैकेनिज्म अभी आगे हम चलकर देखते हैं। और यही प्रेशर क्या करता है, एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करता है। दिस सिस्टम कॉल्ड कंडक्टिंग सिस्टम, इसी सिस्टम को बोलते हैं कंडक्टिंग सिस्टम। अब ये हमारे जो इसमें होता है कार्डियक टिश्यू दो टाइप के होते हैं, पेसमेकर कंडक्टिंग टिश्यू सिस्टम, दूसरा होता है मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू। तो जो पेसमेकर कंडक्टिंग टिश्यू या सिस्टम होता है उसमें एसए नोड, एबी नोड, बंडल ऑफ द हिस एंड परकिंजियम फाइबर जो होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। वो क्या करते हैं, उस हार्ट में या उस कार्डियक मसल में स्टिमुलेशन एक्शन पोटेंशियल की प्रक्रियाएं पूरी करते हैं। लेकिन जो मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू होते हैं जिसको हमको बेसिकली अभी पढ़ना है, उसमें क्या होता है, आर्टरी एंड वेंट्रिकल्स ही हमारे क्या होते हैं, इंक्लूड होते हैं। तो अगर इसको हमको समझना है तो आइए हम अपने नेक्स्ट पेज पर आते हैं। तो सबसे पहले हमको यह समझना होगा कार्डियक एक्शन पोटेंशियल का मतलब क्या होता है। कार्डियक एक्शन पोटेंशियल का मतलब होता है कि कार्डियक के द्वारा, मतलब कार्डियक सेल्स के द्वारा जो एक्शन पोटेंशियल, मतलब वहाँ पे एनर्जी जनरेट होती है जो इलेक्ट्रिकल से जनरेट होते हैं, जिसके वजह से वहाँ पे आयंस का मूवमेंट होता है, आउटवर्ड इनवर्ड जो जाते हैं। जैसे सोडियम चैनल हो गया, सोडियम चैनल से सोडियम गया, कैल्शियम से कैल्शियम गया, पोटेशियम से पोटेशियम गया, तो इसी को बोलते हैं एक्शन पोटेंशियल। और कार्डियक के अंदर हो रहा है इसलिए इसको बोलते हैं कार्डियक एक्शन पोटेंशियल। साइनो आरटीआई नोड इज ऑटोमेटिकली एक्टिवेटेड, मतलब जो आपका एसए नोड होता है वो ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाता है, जो क्या करता है, इंपल्स को ट्रिगर करता है, और इसी को बोलते हैं हम एक्शन पोटेंशियल। अगर हम एक्शन पोटेंशियल को एक जनरल टर्म में समझना चाहें तो क्या होता है, द चेंज इन द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एसोसिएटेड, मतलब क्या होता है, उसको साथ में लेकर चलता है विथ आयंस, मतलब जैसे सोडियम आयन, कैल्शियम आयन, पोटेशियम आयन, क्लोराइड आयन, इन लोगों को साथ में लेकर जो चलता है, ठीक है, ऑफ एन इम्पल्स अलोंग द मेम्ब्रेन ऑफ द मसल, मतलब दोनों यहाँ से, जैसे इस तरह से समझिए कि ये आपकी एक मेम्ब्रेन है, ये आपकी मेम्ब्रेन है, यहाँ से सोडियम यहाँ पे पहुँच गया, कैसे पहुंच गया, एक्शन पोटेंशियल के द्वारा। क्यों, क्योंकि वहाँ पे कुछ स्टिमुलेशन हुआ, कुछ इलेक्ट्रिसियन हुआ, कुछ वहाँ पे बिजली उत्पन्न हुई, जिसके वजह से यहाँ से जो सोडियम है यहाँ पे पहुँच गया किसी गेट के कारण। अब जब यहाँ से यहाँ पहुँचेगा तो उसका कुछ ना तो कुछ फंक्शन दूसरा होगा, इसी को आगे चलकर हम देखते हैं। तो एक्शन पोटेंशियल इन मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टाइल या हिस परकिंजियन सिस्टम भी इसको बोलते हैं। यही हमारा मेन होने वाला है, इसी को हम थोड़ा डिटेल में जानेंगे। थोड़ा यहाँ पे कीड़ा रहे तो इसके लिए सॉरी। द मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू डज नॉट एग्जिबिट ऑटोमेटिकली, मतलब ये ऑटोमेटिकली नहीं होते हैं, इनको कुछ ना तो कुछ उसमें आवश्यकता होती है। जैसे इट डीपोलराइज एंड डीपोलराइज ड्यू टू चेंज इन द आयनिक परमेबिलिटी, ये क्या होते हैं, ये डीपोलराइज हो जाते हैं। अभी आगे समझते हैं कि इसका मतलब क्या होता है, डीपोलराइज हो जाते हैं क्यों, क्योंकि इसमें जो आयनिक परमेबिलिटी होती है उसमें चेंजेस के कारण। अब इसमें कुछ फेजेस होते हैं, इन्हीं फेजेस को हम डिटेल में पढ़ लेंगे और अपने जो हमारा एग्जाम होगा उसमें हम डिटेल में लिख देंगे, हमको फुल एंड फुल मार्क्स मिल जाएंगे। जैसे रैपिड डीपोलराइजेशन जिसको फेज 0 बोलते हैं, दूसरा था पार्शियल डीपोलराइजेशन जिसको फेज 1 बोलते हैं, उसके बाद प्लेटो जिसको फेज 2, रैपिड डीपोलराइजेशन जिसको फेज 3 एंड डायस्टोलिक डीपोलराइजेशन जिसको फेज 4 के नाम से जानते हैं। तो ये स्टार्ट करते हैं अपने इस फेज डायग्राम के बारे में पढ़ना, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिकल मतलब जो पोटेंशियल होती है वो दिखाया गया है, -100, -80, -60 जो कि आपका न्यूट्रल पॉइंट होता है, -40, -20, 0, 10, 20, 40, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देखना है, और ये आपका देख लीजिए कि यहाँ पर आउटसाइड है, ये इनसाइड है, तो यहाँ से आपको समझते हुए चलना है, मैं आपको बताते चलूँगा। अब देखिए यहाँ पे फेज 1 में देखिए यहाँ से आपका चला फेज 1 80 से चला और यहाँ पर आपका 30 पे रुका, ठीक है। तो इसका मतलब कि यहाँ पे 30 मिली वोल्ट के जो एनर्जी होगी, जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल हो, जो इलेक्ट्रिक यहाँ पे उत्पन्न होगी मिली वोल्ट में, ठीक है। तो यहाँ पर होता क्या है, व्हेन एंड नॉन ऑटोमेटिक कार्डियक सेल इज एट द रेस्ट पोजीशन, जब हमारी नॉन ऑटोमेटिक जो कि क्या होती है कि ऑटोमेटिकली नहीं होती, वो रेस्ट पोजीशन पर बैठी होती है, पॉजिसेस है द नेगेटिव पोटेंशियल, वो क्या करते हैं, नेगेटिव पोटेंशियल पॉजिसेस क्या होती है, और वहाँ पे जो करंट होता है -90 मिली वोल्ट का होता है। तो आप इसको यहाँ से लिखिएगा, यहाँ से आप बनाइएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका -90 मिली वोल्ट का। अब होता क्या है उसमें,
एज दिस साइटोसोल। अब साइटोसोल कहाँ पर है, इस साइड में, ठीक है, यहाँ पर मतलब ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड है और ये आपका साइटोसोल है। एज दिस साइटोसोल इज इलेक्ट्रिकली मोर नेगेटिव, जैसे ही इस जगह पर आपका यहाँ पे थोड़ा सा इंडक्शन हुआ, मतलब कहने का क्या है कि यहाँ से आप ऊपर की तरफ बढ़े, जैसे ही आप ऊपर की तरफ बढ़े मतलब ये थोड़ा मतलब जैसे देखिए अगर माइनस की तरफ हम आगे की तरफ मतलब गिनती बढ़ाते हैं तो वो क्या होते हैं, कम होती है, और पीछे की तरफ जैसे चलते हैं जैसे -60 कम होगा एज कम्पेयर टू -40 के हिसाब से। तो जैसे ही कि हम इसको आगे बढ़ा के चलते हैं वैसे ही यहाँ पर हमारा जो इलेक्ट्रिक होगी, जो हमारी पोटेंशियल हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी, वो बढ़ती जाएगी। तो जैसे ही हम इससे आगे बढ़ेंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा जो साइटोसोल के अंदर हो जाएगा वो इलेक्ट्रिकली मोर नेगेटिव हो जाएगा एंड सोडियम आयन मूव फ्रॉम द इंटरस्टिशियल फ्लूइड टू द साइटोसोल। और जो ये सोडियम आयन होगा ये इंटरस्टिशियल मतलब ICF से साइटोसोल में मूव आउट हो जाएगा, ठीक है। जब मूव आउट हो जाएगा तब ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे कुछ एक्शन पोटेंशियल हमारे होंगे एंड इसके कारण से ड्यू टू दिस द इलेक्ट्रिकल चेंज इन द साइटोसोल रीच पॉजिटिव वैल्यू। इसीलिए क्या होता है कि ये पॉजिटिव वैल्यू में चले जाते हैं जब इस सोडियम का इन्फ्लेक्स हो जाता है, जिसके कारण से जो पीक होता है ये आपका 30 पे चला जाता है। इसी को बोलते हैं फेज फर्स्ट, जिसको बोलते हैं रैपिड डिपोलराइजेशन, क्योंकि इसमें जो डिपोलराइजेशन होता है वो बहुत जल्दी रैपिड हो जाता है। उसके बाद इसमें जो फाइनल रिजल्ट आता है इन्फ्लक्स ऑफ द सोडियम आयन इन द साइटोसोल, मतलब साइटोसोल के अंदर जो सोडियम आयन का इन्फ्लक्स होता है वो ज़्यादा हो जाता है। तो हमारी हो जाएगी फेज फर्स्ट रिएक्शन या फेज फर्स्ट, जिसको रैपिड डिपोलराइजेशन या फास्ट अपस्ट्रोक बोलते हैं, ये हमारा यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर अभी तक आपने फेज 0 जिसको बोलते हैं रैपिड डिपोलराइजेशन यहाँ पे क्या हुआ, सोडियम का जो इन्फ्लेक्स हुआ कहाँ से, ICF से साइटोसोल में, इसको बोलते हैं डिपोलराइजेशन। वो भी क्या हुआ, रैपिडली हुआ, मतलब तुरंत पीक पर गया, इसीलिए इसको बोलते हैं अपस्ट्रोक या फास्ट अपस्ट्रोक। उसके बाद आता है सेकेंड मतलब फेज फर्स्ट, जिसको बोलते हैं पार्शियल रिपोलराइजेशन। क्यों इसको रिपोलराइजेशन क्यों बोलते हैं कि इसमें जो पोटेशियम होता है उसका आउटवर्ड होता है, मतलब यहाँ पर आप देखिए ये ICF का है और ये आपका आउटवर्ड है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, जो पोटेशियम आयन है, इस पोटेशियम आयन चैनल से क्या हो रहा है, आउटवर्ड की तरफ मतलब बाहर की तरफ जा रहा है, और जो क्लोराइड आयन है वो अंदर की तरफ आ रहा है, इनवर्ड आ रहा है, जिसका रिजल्ट क्या होगा कि यहाँ पे जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल हो जाएगी वो रिटर्न 0 हो जाएगी। मतलब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जब यहाँ पर इस पोटेशियम का यहाँ पर क्या हुआ, आउटवर्ड में गया और ये क्लोराइड आयन इनवर्ड में आया, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो इसका सेकेंड का मतलब फर्स्ट फेज का जो पीक बना वो आपका 0 पर आया, ठीक है। इसीलिए इसको बोलते हैं कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल होता है वो 0 मिली वोल्ट का होता है, यही होता है हमारा फेज सेकंड। इसका रिजल्ट क्या होता है कि मेम्ब्रेन पोटेंशियल डज नॉट रीच। इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पे जो मेम्ब्रेन होगी, जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल होगी वो रीच आउट पे नहीं होगी एंड दिस फेज इज कॉल्ड पार्शियल, क्योंकि यहाँ पे पार्शियली होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है 0 मिली वोल्ट का करंट होता है, इसलिए इसको बोलते हैं पार्शियली। अगर इसको हम थोड़ा अलग टाइप का देखने चाहें तो हम इस फिगर से भी इसको देख सकते हैं। जैसे देखिए ये आपका ICF है, ये आपका साइटोसोल है, यहाँ से क्या हुआ, जो पोटेशियम है ये आउटवर्ड में चला गया और क्लोराइड आपका इनवर्ड में चला गया, दोनों ने आपस में न्यूट्रलाइजेशन कर लिया, जिसकी वजह से यहाँ पर आपका जो मिली वोल्ट का जो करंट था वो 0 हो गया। इसी को बोलते हैं फेज 1 या इसको बोलते हैं पार्शियल रिपोलराइजेशन। उसके बाद इसमें आता है थर्ड फेज के बारे में, मतलब थर्ड फेज का मतलब क्या हो जाएगा, इसमें फेज सेकंड, क्योंकि यहाँ पर 0 से स्टार्ट हो रहा है, और फेज थर्ड को मतलब फेज सेकंड को आप क्या बोलते हैं, प्लूटो के नाम से भी जानते हैं। तो प्लूटो में आपका क्या होता है, जो डिपोलराइजेशन होता है मेंटेन हो जाता है। डिपोलराइजेशन में क्या होता है कि जो पोटेशियम आयन होता है, जो पॉजिटिव आयन होता है वो आपका क्या हो जाता है, आउटवर्ड में बाहर चला जाता है, मतलब उसका एकदम से इफ्लेक्स हो जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो फेज थर्ड में आप देख रहे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कैल्शियम आयन है ये आपका अंदर आ रहा है और जो पोटेशियम है ये आपका बाहर जा रहा है, जिसके वजह से यहाँ पे कुछ अंदर आ रहा है कुछ बाहर, वो भी दोनों पॉजिटिव, इसीलिए इसको बोलते हैं मेंटेन, मतलब यहाँ पर मेंटेन हो रहा है। अगर इसको हम ग्राफ के द्वारा देखें, इस टाइप से देखें, तो ये देखिए कि ये आपको एल टाइप का जो ग्राफ आपको यहाँ पे दिखा ही होगा कि ये आपका एल टाइप का ग्राफ जा रहा है, ठीक है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर एक शॉर्ट जैसे वो ग्राफ का है, तो यहाँ पर आपको शॉर्ट में दिखाया गया है कि यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये ICF है, आपका कार्डियक सेल है, यहाँ से जो कैल्शियम चैनल है, ठीक है, ये कैल्शियम आयन कैल्शियम चैनल के थ्रू से कार्डियक सेल में जा रहा है, और यहाँ वाला जो होता है मतलब तो यहाँ पर आपका 0 मिली वोल्ट का करंट आया, और यहाँ वाला क्या हो रहा है कि
जो आपका पोटेशियम है, ठीक है, ये आउटवर्ड में जा रहा है, मतलब यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ICF हो जाएगा, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, आउटवर्ड पोजीशन हो जाएगा। तो ये आउटवर्ड मतलब बाहर जा रहा है, जिसका रिजल्ट क्या होता है, रीपोलराइज द सेल एंड कार्डियक सेल स्टेबलाइज, जिसके कारण से होता है जो सेल होते हैं आपके रीपोलराइज होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कैल्शियम चैनल कार्डियक सेल में चला जाता है और पोटेशियम चैनल आपका जो पोटेशियम आयन होता है आपका आउटवर्ड मूवमेंट में चला जाता है, ठीक है। तो इसलिए ये हमारे स्टेबलाइज हो जाती है और रीपोलराइज भी हो जाती है। उसके बाद इसमें ऐसे थे फेज थर्ड, जिसको बोलते हैं रैपिड रीपोलराइजेशन। अगर आप इसका ग्राफिकली देखें तो ये यहाँ पर होता है, जो क्या होता है, क्लोज कर देता है। इसमें होता क्या है कि कैल्शियम चैनल को क्लोज कर दिया जाता है, जिसके वजह से यहाँ पे कोई भी आयन का ट्रांसमिशन नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आप लिखा हुआ है इन्वॉल्व्स कंप्लीट रीस्टोरेशन ऑफ द इनिशियल नेगेटिव पोटेंशियल। यहाँ पे क्या होता है, जब चैनल को ब्लॉक कर देंगे तो कोई भी वहाँ पे पोटेंशियल, जो मेम्ब्रेन की पोटेंशियल है, वहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं होगा और ये अपने स्थान पर एज इट इज आ जाएंगे। ड्यूरिंग दिस फेज कैल्शियम चैनल आर क्लोज्ड, मतलब जो कैल्शियम चैनल होता है ब्लॉक हो जाता है एंड डिक्रीज द इंट्रासेलुलर कंसंट्रेशन ऑफ द कैल्शियम आयन। और वहाँ पे क्या होता है, जो इंट्रासेलुलर कंसंट्रेशन होता है वो भी कैल्शियम आयन का वो घट जाता है। तो यहाँ पर हमारी फिर से पीक की स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर हमारा ये न्यूट्रल टाइप में आ जाता है और ये हमारा यहाँ से न्यूट्रलाइज होके आगे की तरफ बढ़ता रहता है। तो इन फेज थर्ड, अगर हम फेज थर्ड में की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कैल्शियम चैनल विथ क्लोज इन फेज सेकेंड। मतलब कहने का क्या है कि फेज थर्ड में जो कैल्शियम चैनल ब्लॉक हो गए थे वो भी कहाँ पे, फेज सेकेंड में, जैसे कि हमने देखा था ओपन इट, यहाँ पर ओपन हो जाएंगे एंड स्टोर द इनिशियल नेगेटिव पोटेंशियल। और जो नेगेटिव पोटेंशियल होगा उसको, इनिशियल जो पॉइंट होगा उसको रिस्टोर कर देंगे -80 मिलीवोल्ट, जो कि अपने शुरुआत में भी देखा था, जो कि हमारे सेकेंड फेज में खो गए थे। नोट, एक नोट है इसके लिए, इन दिस फेज, मतलब इस फेज में सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप के बारे में आपने सुना होगा, वो एक्टिवेट हो जाएगा, जो क्या करता है, अलाउ कर देगा इनवर्ड मूवमेंट ऑफ द पोटेशियम आयन एंड आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ द सोडियम चैनल या सोडियम आयन। तो इसको बोलते हैं सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप, जो कि अभी आपके जब डिजीजेस के बारे में आप पढ़ेंगे, ड्रग्स के बारे में पढ़ेंगे, तब आपको वहाँ पर अच्छे से समझाया जाएगा। फेज 4 में क्या होता है, इसको डायस्टोलिक डीपोलराइजेशन बोलते हैं। मतलब द मेम्ब्रेन पोटेंशियल ऑफ द आर्टेरियल एंड वेंट्रिकुलर कार्डियक सेल इज ब्राउट डाउन टू इनिशियल नेगेटिव रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल -90 मिलीवोल्ट। अब यहीं से क्या हो जाएगा, फिर से आपका फेज 0 स्टार्ट हो जाएगा फेज 4 के बाद। इसी तरह से कंटिन्यूअस चलते रहते हैं। तो इसमें क्या होता है, कैल्शियम एंड पोटेशियम का आउटवर्ड होता है और सोडियम का क्या होता है, इनवर्ड होता है एंड आफ्टर अंडरगो 0। उसके बाद ये फेज 0 में चले जाते हैं। तो यहाँ पर आपके होते हैं इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी ऑफ द हार्ट की बात खत्म। अगर द मेम्ब्रेन पोटेंशियल जनरेटेड बाय द आयंस लाइक सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम एंड क्लोराइड, दीज इलेक्ट्रिकल पावर्स कैन बी अंडरस्टूड बाय द ECG, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। और जो इसका एक ग्राफ बन के आता है उसकी वजह से, जिसमें PQ, SR ये सारी चीज़ें होती है, वो चीज़ आप HAP में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अगर आप कहेंगे तो ECG के ऊपर से अलग से सेपरेट वीडियो बनाया जाएगा, क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं दिया गया है, इसलिए मैंने आपको ECG के बारे में नहीं बताया। तो लंबी वीडियो है लेकिन समझने वाली वीडियो है। अगर आपने इस वीडियो को समझ लिया, वो भी शुरुआत के 10 मिनट, अगर 10 मिनट आपने शुरुआत के बहुत अच्छे से समझ लिए होंगे, तो गारंटी के साथ ले सकता हूं कि जो आने वाली 1.5 यूनिट है, जो कि CBS के ऊपर आधारित है, उसमें आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट करके हमको जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो फ्रॉम द लेटेस्ट लर्न फार्मेसी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में CHF के साथ।